गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज आपका जो चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने आपके जो चैप्टर 3 है उसके सारे टॉपिक और उनके सारे एक्सरसाइज को कवर कर लिया है और आपको व्हाट्सअप भी कर दिया गया है। तो आज हमारा नया चैप्टर जो 4 स्टार्ट होने वाला है, क्या है? सजीवों के लक्षण। क्या है बच्चों? सजीवों के लक्षण, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग, कि जो सजीव होते हैं उनके क्या मुख्य लक्षण होते हैं, उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग सभी अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड मतलब आप पृथ्वी कह सकते हैं, या इस पूरे सौर मंडल में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक तो जिनमें जीवन संभव होता है और दूसरा जिनमें जीवन नहीं होता है। जीवन संभव होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो जीवित रहते हैं या जिनमें जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं, वो सभी सजीव के श्रेणी में कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है निर्जीव वस्तुएं कह सकते हैं या निर्जीव प्राणी, जिनमें जीवन की संभावना नहीं होती है या जीवन नहीं होता है, निर्जीव में कहलाते हैं ये सब। जैसे सजीव में आपका है मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, पंछियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो है निर्जीव के बारे में। निर्जीव में क्या है? प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमें हैं जिनमें जीवन संभव नहीं है, वो सभी निर्जीव के श्रेणियों में हैं। चाहे आपके दीवार हो, मिट्टी हो, ईंटें हों, या कह सकते हैं पानी है, पर्वत है, नदियाँ हैं, कुछ भी हैं, ये सभी क्या हैं? निर्जीव हैं। हवा भी कह सकते हैं, हवा में कोई जीवन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारा है यहाँ पे सजीवों में समानता। क्या बच्चों? सजीवों में समानता। सजीव, जो सजीव और निर्जीव होते हैं वस्तुएं, उनमें क्या समानताएं होती हैं, देखते हैं बच्चों। पहला है सजीवों में क्या होते हैं? ज़्यादातर, या कह सकते हैं कुछ लक्षण समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके बाद दोनों पदार्थ क्या होते हैं? सजीव या निर्जीव जो हैं किसी न किसी पदार्थ के द्वारा बने हैं, जो कि संरचना में भिन्न होते हैं। सजीव और निर्जीव ना जो भी है पदार्थ किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं और इनकी जो संरचनाएं होती हैं इनमें भिन्न होती हैं, तथा इनकी जो इकाइयां होती हैं, कह सकते हैं ये जो पदार्थ है जिससे मिलकर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कह रहा है कि जो दोनों इकाइयां हैं किसी न किसी चीज़ से बनी हुई हैं, तथा इनका जो मुख्य गुण है, कह सकते हैं सजीव और निर्जीव में, ये जहाँ भी रखे जाती हैं, जहाँ भी होती हैं, कि कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। या कह सकते हैं कि सजीव का एक मुख्य गुण है स्थान घेरना। जहाँ पर भी सजीव या निर्जीव रहेंगी वो स्थान कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगी या घेरेंगी। आगे बात देखते हैं बच्चों सजीवों के लक्षण के बारे में। सजीवों के मुख्य लक्षण क्या है? पहला है आपका भोजन की आवश्यकता। क्या है बच्चों? सजीवों में एक प्रमुख लक्षण है या विशेषता है, पहले है भोजन की आवश्यकता। जैसा कि सजीव, कह सकते हैं कि सजीव कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्या होती है बच्चों? सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा का स्रोत उन्हें कहाँ से मिलता है? भोजन के ही माध्यम से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? भोजन के माध्यम से ऊर्जा की उनको आपूर्ति होती है, जिससे कि वो अपने दैनिक आवश्यकताएँ, या कह सकते हैं जैविक क्रियाओं, उनसे संपन्न होती है उन ऊर्जा के माध्यम। काफ़ी पौधे हैं भोजन करने वाले, या कह सकते हैं दो तरीके के ऐसे जीव होते हैं, एक तो स्वपोषी और दूसरा परपोषी। मतलब भोजन करने वाले, या कह सकते हैं भोजन प्राप्त करने वाले, भोजन ग्रहण करने वाले, ऐसे दो जीव होते हैं। एक तो स्वपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं? ऐसे जीव जंतु, कह सकते हैं ऐसे जीव जो, या कह सकते हैं सजीव, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इसकी श्रेणियों में आपके जैसे पेड़ पौधे हैं, ये श्रेणियों में आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं बच्चों? ये प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहाँ से भाई? पृथ्वी से जल और खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद परपोषी होते हैं। ऐसे कुछ जंतु या जीव होते हैं जो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब जो अपना पोषण, या कह सकते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, वो परपोषी की श्रेणियों में आते हैं। जैसे हम सभी हैं, कह सकते हैं मनुष्य, जीव जंतु,
पक्षियाँ, ये सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं, ये सभी स्वपोषी पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। आगे चलते हैं बच्चों, श्वसन क्रिया। इसके बाद दूसरा हमारा है श्वसन क्रिया। सजीवों के जो अभीष्ट लक्षणों में है श्वसन। हम सभी क्या करते हैं बच्चों, श्वसन क्रिया करते हैं। कह सकते हैं हम सभी सांस लेते हैं। बिना सांस लिए जीवन की कल्पना संभव नहीं है। समझ रहे बच्चों कि बिना सांस लिए हम लोग कुछ पल भी नहीं जीवित रह सकते हैं। यदि हम जस्ट इमेजिन करें तो 30 सेकेंड या 1 मिनट से एबव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी किसी का बहुत ज़्यादा अभ्यास है तब वो उतना समय तक सांस नहीं ले सकता, नहीं तो उसके बाद उसको आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो काफ़ी जो जीव जंतु या हैं जो श्वसन प्रक्रिया नाक एवं फेफड़ों की सहायता से लेते हैं, तथा जैसे मछलियां हैं, मछलियां क्या करती हैं, श्वसन प्रक्रिया के लिए या श्वास लेने के लिए जल में घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है गलफड़े से वो लेती हैं, या कह सकते हैं गलफड़े के द्वारा मछलियां अपने श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करती हैं। श्वसन के माध्यम से ही हमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ही हमें क्या होता है बच्चों, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, काफ़ी पेड़ पौधे जो हैं श्वसन में या कह सकते हैं दिन में ऑक्सीजन का स्राव करते हैं और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का स्राव करते हैं। और हम सभी कह सकते हैं या मनुष्य जो जाति हैं या अन्य जीव जंतु या पेड़ पक्षी हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं या निष्कासित करते हैं। इसके बाद बच्चों है तीसरा उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब जो काम लायक पदार्थ नहीं होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, मनुष्यों में या कह सकते हैं सजीव जो प्राणी हैं उनमें होती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं या जो हम बाहर निकालते हैं शरीर को, उन्हें उत्सर्ज्य पदार्थ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, उत्सर्जन में क्या है, जैसे कि मनुष्यों में या जीव जंतुओं में क्या है, काफ़ी सारे अंग हैं जो उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। जैसे त्वचा या नाक है, नाक के माध्यम से उत्सर्जन होता है। उसके बाद त्वचा है, त्वचा के माध्यम से पसीने का उत्सर्जन होता है। फेफड़ा है, फेफड़े के द्वारा क्या होता है बच्चों, जो हम ऑक्सीजन रूपी वायु लेते हैं उसको हम फेफड़े के द्वारा फिल्ट्रेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद है गुर्दे तथा आंतों द्वारा मल मूत्र आदि का हम लोग उत्सर्जन करते हैं या कह सकते हैं अपने शरीर से जो हानिकारक या विजातीय तत्व या विषैले पदार्थ हैं उनको हम उत्सर्जित करते हैं अपने। इसके बाद बच्चों आता है निश्चित आकार एवं माप। जो सजीव का अहम गुण है, ये भी एक प्रकार का निश्चित आकार एवं माप। क्या कह सकते हैं बच्चों, किसी भी यदि हम सजीव का या प्राणी का कोई नाम लेता हैं तो उससे पहचान हो जाती है कि उसका आकार एवं माप ऐसा होगा तथा उनकी प्रजातियों की भी माप एवं आकार ऐसे ही होगी। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे गाय भैंस कुत्ता, तो आप सभी देखे भी हों गाय भैंस कुत्ते को। यदि गाय को कह दी जाए कैसे होती है, सींग है, 2 काली है, पूँछ है, जैसे भी उसके बारे में बताया जा सके तो आपके बारे में दिमाग में जस्ट इमेजिन आ जाएगी कि ये ऐसी होती है, इसका ऐसा पहचाना जा सकता है, इसकी प्रजातियां भी ऐसे ही रहती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कोशिकाओं द्वारा निर्मित। क्या होता है, सजीव जो होता है, सजीव की संरचना विभिन्न तरह के कोशिकाओं द्वारा हुई है, क्या कहते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं द्वारा हुई है। क्या होते हैं, कुछ जो सजीव होते हैं एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऐसी सजीव या जंतु आते हैं जिनके अंदर या जिनकी संरचना एक कोशिकाओं से होता है, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। इसके बाद है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन से आते हैं, ऐसे जीव जंतु जिनका निर्माण बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, उनको ही बहुकोशिकीय जीव जंतु कहते हैं। जैसे हम सभी आप हैं या मनुष्य है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, गाय, पक्षी, ये सभी इनकी श्रेणियों में आते हैं बहुकोशिकीय जीवन में। आगे देखते हैं बच्चों, वृद्धि। वृद्धि क्या कहलाती है, सजीव के अस्थायी अधिकतम, सजीव के विकास में जो अस्थायी अधिकतम स्थिति आती है, चरम सीमा आती है, वही वृद्धि कहलाती है। जैसे क्या है बच्चों, हम लोगों का बढ़ने, क्या कह सकते हैं, बढ़ने की उम्र कितने तक होती है, 20 से 25 साल या कहीं कहीं 16 से 20 भी कह रखा है। मैक्सिमम लोग 20 से 23 साल की उम्र तक हमारा ग्रोथ होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, उसके बाद वो चीज़ फिक्स हो जाती है। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सजीवों का जो शरीर का विकास है वो होता है निरंतर, लेकिन एक सीमा तक। वही जो सीमा होती है वही उसकी वृद्धि कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे है गतिशीलता। गतिशीलता क्या है बच्चों? गतिशीलता में हम लोग देखते हैं कि अपने भोजन की आपूर्ति या कह सकते हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जहाँ पर हमारा निवास या जो हमारे दैनिक आवश्यकताएं हैं, भोजन है, कपड़े हैं और आवास या छत कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी आपने सुना हुआ है एक शाब्दिक अर्थों में या तुगला है, जुमला है। इसको रोटी और कपड़े की खोज में हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो गतिशीलता में क्या है, जैसे पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधे भी अपनी भोजन की तलाश में कहीं जाते नहीं हैं। इनको क्या होता है, ये अस्थावर होते हैं, मतलब एक स्थान पर फिक्स रहकर ही भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन की पूर्ति करते हैं। कहाँ से बच्चों? पृथ्वी से जल और खनिज लवड़ों को लेके अपने जड़ों के माध्यम से पेड़ों की शाखाओं या पत्तियों तक तनों के माध्यम से लेके जाते हैं और सूर्य के प्रकाश द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इनकी पत्तियों में जहाँ पर निर्माण होता है वो पर्णहरित होती हैं या क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई किसी वस्तु को छू लें या टच कर लें तो क्या होता है कि कभी वस्तु कोई ठंडी महसूस होती है, कभी कभी कोई वस्तु गर्म महसूस होती है। यदि किसी गर्म वस्तु को हम छूते हैं तो छूने के बाद तुरंत ही अपने हाथों को या अपनी त्वचा को या जिस चीज़ से स्पर्श इंद्रियों को हम फटाक से हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो किसी भी चीज़ के या कैसे किसी भी टेम्परेचर को या किसी भी वस्तु के तापमान को जो भी छूने पर हमें अनुभव या महसूस होता है वही हमारी संवेदनशीलता कहलाती है। इसके बाद है बच्चों प्रजनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन की क्रिया में क्या होता है, सजीव या कोई जीव जंतु जो भी है, जीवित प्राणी अपने ही समान बच्चे या अंडे या कह सकते हैं अपने सही समान संतानें उत्पन्न करती है। काफ़ी जीव जंतु होते हैं जो कि अपने समान बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय भैंस भेड़ा बकरी, ये जो भी है भेड़ बकरी जो भी कुछ हैं, ये सभी अपने समान ही एक छोटे संतान को या छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तथा पंछी आदि जो होते हैं ये इनका जो अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए अंडों के माध्यम से ये अपने संतान को आगे बढ़ाते हैं या अपने संतान को जन्म देते हैं, इसीलिए इनको द्विज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, जीवन चक्र और मृत्यु। जीवन चक्र और मृत्यु सजीवों का ये एक महत्वपूर्ण या अहम गुण है। जीवन चक्र क्या होता है? सजीव एक इस धरती पे या कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवित होता है, फिर उसके बाद विकास करता है, फिर उसके बाद वयस्क होता है, फिर उसके बाद और वृद्धि करने के बाद उसके शरीर के जो मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, वृद्धि होती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो चक्र चलता रहता है वो जीवन चक्र कहलाता है। और उसकी नष्टप्राय की अवस्था है, जो सजीव का नष्ट होने का अवस्था है, वो हमारी मृत्यु कहलाती है। इसके बाद बच्चों है सजीव एवं निर्जीवों में अंतर। सजीव और निर्जीवों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर होता है? पहला है बच्चों उत्सर्जन। सजीव जो होते हैं या जो जीवित होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव जो भी प्राणी होंगे वो उत्सर्जन नहीं करते हैं। देखा है आप लोगों ने सभी। उसके बाद वृद्धि। सजीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब उनके शरीर में विकास होता है। सजीव जब पैदा होता है तो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ उसके आकार में परिवर्तन होता है। जबकि निर्जीवों में क्या होता है? उनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है। इसके बाद बच्चों है भोजन। सजीव क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीव क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि निर्जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती या भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद है बच्चों गति। सजीव क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बस पेड़ पौधे हैं कि अपने स्थान पर ही रहकर अपना वृद्धि और विकास करते हैं, नहीं तो और सभी गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। जबकि निर्जीव क्या होते हैं? ये निर्जीव गतिशील नहीं होते, जहाँ पर भी रहेंगे फिक्स रहेंगे एक स्थान पर ही। यदि उन पर कोई प्राकृतिक आपदाएं या कोई अन्य कारणों से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया ना जा सके। आगे बच्चों है श्वसन क्रिया। सजीव क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। सजीवों में सांस लेने की प्रक्रियाएं होती है या श्वसन प्रक्रिया होती है, जबकि निर्जीव सांस नहीं लेते हैं।
इसके बाद बच्चों है शारीरिक संगठन। सजीवों में शारीरिक संगठन पाया जाता है, मतलब उनमें हाथ, पैर, आँख, नाक, मतलब विभिन्न तरह के उनके अंग होते हैं, जबकि निर्जीवों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब निर्जीवों में शारीरिक संगठन नहीं होता है। आगे है बच्चों निश्चित जीवन चक्र। सजीवों में क्या होता है बच्चों? निश्चित जीवन चक्र होता है, मतलब कि जो सजीव होते हैं एक निश्चित समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में है जो कि निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। किसी चीज़ का या किसी निर्जीव का, वस्तु का कुछ जीवन काल होता है और किसी का बहुत ज़्यादा जीवन काल होता है, मतलब कुछ थोड़े समय के लिए जीवित रहते हैं या थोड़े समय के लिए उनका अस्तित्व रहता है, और कोई निर्जीव वस्तुएं हैं काफ़ी समय तक चलती हैं। आगे है प्रजनन के बारे में देखते हैं बच्चों। क्या है कि सजीव प्रजनन करते हैं, कह सकते हैं कि सजीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, जबकि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनमें प्रजनन का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि वो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने समान चीज़ें, अपनी प्रजातियां नहीं उत्पन्न करते हैं। जैसे है कि आप देखते हैं कि यदि आपके यहाँ गाय है तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसके भी बच्चे हो जाएंगे, उसकी संतानें बढ़ जाएंगी, वो अपने समान बच्चों को जन्म देगी। यदि आपके यहाँ कुछ और निर्जीव चीज़ें हैं, कोई और निर्जीव वस्तुएं हैं, तो वो बढ़ती नहीं। जैसे बर्तन ही है, बर्तन के बच्चे नहीं होते, लेकिन आप में कभी आपने पढ़ा कि बर्तन के ही बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे वो असत्य बात है। देखते हैं बच्चों आगे माप एवं आकार। क्या चीज़? माप एवं आकार। सजीवों का एक निश्चित गुण कह सकते हैं, सजीवों की एक पहचान बताई जा सकती है कि उनकी निश्चित माप एवं आकार होता है, अर्थात कह सकते हैं कि यदि गाय या भैंस का एक निश्चित माप आकार बता दिया जाए तो उसकी प्रजातियां जो भी, उसकी जो भी किस्में हैं वो भी उसी तरह से होगी। थोड़ा बहुत मामूली अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा खास अंतर नहीं रहता है। लेकिन निर्जीव में क्या है? निर्जीव में कोई निश्चित माप एवं आकार नहीं होता है। आप कह सकते हैं एक टुकड़ा या छोटा सा चट्टान या ढेला भी इतना बड़ा हो सकता है और इतना भी बड़ा हो सकता है, जैसे भी। तो बच्चों आपका जो आज चैप्टर 4 था, ये आपका सजीवों के प्रमुख लक्षण या मुख्य लक्षणों या विशेषताओं पर आधारित था। तो आज आपका ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट डे आपको इससे संबंधित जो भी अभ्यास या एक्सरसाइज है आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आप आज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं आप मैसेज कर दे सकते हैं। सभी के टीचरों के फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं, उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आपको जो भी संख्या है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।